पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स चैप्टर 18 डॉबी का पुरस्कार। हैरी, रॉन, जिनी और लॉकहार्ट जब दरवाजे की चौखट पर खड़े थे तो एक पल के लिए अंदर खामोशी छा गई। वो गंदगी, कीचड़ और खून हैरी के मामले में से सने हुए थे। फिर एक चीख आई, जिनी! चीखने वाली मिसेस वीजली थी, जो अंगीठी के सामने बैठकर रो रही थी। वो उछलकर खड़ी हुई और उनके ठीक पीछे मिस्टर वीजली भी। दोनों ने लपक कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। बहरहाल हैरी उन्हें नहीं बल्कि उनके पीछे देख रहा था। मेंटल पीस के पास खड़े प्रोफेसर डंबलडोर मुस्कुरा रहे थे। पास ही प्रोफेसर मैगोनिगल भी खड़ी थी और वो सीने पर हाथ रखकर गहरी सांसें ले रही थी। ज्वाला हैरी के कान के पास उड़ता हुआ गया और डंबलडोर के कंधे पर बैठ गया। और फिर मिसेस वीजली ने हैरी और रॉन को कसकर गले लगा लिया। तुमने 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 इसे बचा लिया बेटा, तुमने कैसे किया? प्रोफेसर मैगोनिगल धीरे से बोली। मुझे तो लगता है हम सब ये जानना चाहते हैं। मिसेस वीजली ने हैरी को छोड़ दिया। वो एक पल के लिए झिझका, फिर टेबल के पास तक गया और वहां बोलती टोपी, माणिक जड़ी तलवार और रिडल की डायरी रखती। फिर उसने उन लोगों को सब कुछ बताना शुरू किया। वो लगभग 15 मिनट तक बोलता रहा और उत्सुक लोग खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे। उसने उन्हें बताया कि किस तरह उसे अदृश्य आवाजें सुनाई देती थी, किस तरह हरमाइनी को आखिरकार पता चल गया था कि उसे जो आवाजें आ रही है वो पाइपों में घूम रहे कालदृष्टि की है, किस तरह उसने और रॉन ने अंधेरे जंगल में मकड़ियों का पीछा किया जहां एरागॉग ने उन्हें बताया कि कालदृष्टि का पिछला शिकार कहाँ मरा था, किस तरह उसने अनुमान लगाया कि वो शिकार मायूस मीना रही होगी और रहस्यमय तहखाने का प्रवेश द्वार बाथरूम में ही होगा। जब वो रुका तो प्रोफेसर मैगोनिगल ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, तो तुमने पता लगा लिया था कि प्रवेश द्वार कहाँ है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसा करते हुए स्कूल के लगभग 500 नियम तोड़े होंगे। पर पॉटर, तुम लोग जिंदा कैसे वापस आए? अब तक बहुत ज्यादा बोलने के कारण हैरी की आवाज टूटने लगी थी। इसी भर्राई आवाज में उसने बताया कि ज्वाला सही समय पर आ गया और बोलती टोपी ने उसे तलवार दे दी, पर तभी वो रुक गया। उसने जानबूझकर अब तक रिडल की डायरी या जिनी का जिक्र नहीं किया था। जिनी अपनी माँ के कंधे पर सिर टिकाकर खड़ी थी और उसके गालों पर अब भी आंसू खामोशी से बहे जा रहे थे। हैरी ने दहशत से सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। रिडल की डायरी अब काम नहीं करेगी। अब ये कैसे साबित किया जा सकता है कि डायरी ने ही जिनी को यह सब करने को मजबूर किया था? हैरी ने मदद के लिए डंबलडोर की तरफ देखा, जो हल्के से मुस्कुराए। उनके आधे चांद के आकार के चश्मे में आग की रोशनी चमक रही थी। डंबलडोर धीरे से बोले, मेरी सबसे ज्यादा रुचि ये जानने में है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने जिनी को अपने वश में कैसे किया था, जबकि मेरे सूत्रों के अनुसार वो इस समय अल्बेनिया के जंगलों में छुपा हुआ है। हैरी को राहत मिली। उसे जबरदस्त राहत का एहसास हो रहा था। क्या? मिस्टर वीजली ने सदमे में कहा, आप जानते हैं किसने जिनी को वश में किया था? पर जिनी वश में नहीं है। जिनी, तुम वश में नहीं थी क्या सचमुच? हैरी ने जल्दी से डायरी उठाकर डंबलडोर को दिखाया। इस डायरी से जब रिडल 16 साल का था तब उसने ये डायरी लिखी थी। डंबलडोर ने हैरी से डायरी ली और अपनी लंबी मुड़ी हुई नाक के नीचे रखकर उत्सुकता से उसके जले और गीले पन्ने देखे। बेहतरीन, वो धीमे से बोले। ये बात तो तय है कि हॉगवर्ट्स का अब तक का शायद सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी वही था। वो वीजली परिवार की ओर मुड़े, जो हैरान दिख रहे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का असली नाम टॉम रिडल था। 50 साल पहले मैंने खुद उसे हॉगवर्ट्स में पढ़ाया था। स्कूल से निकलने के बाद वो गायब हो गया। बहुत दूर दूर तक घूमा, गुप्त कलाओं में गहराई तक डूब गया, बुरे से बुरे जादूगरों की सोहबत में रहा। इतने सारे खतरनाक जादुई रूपांतरणों से गुजरा कि जब वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बनकर दोबारा सामने आया तो उसे कोई नहीं पहचान पाया। शायद ही किसी ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को उस बुद्धिमान और आकर्षक लड़के के साथ जोड़कर देखा होगा जो कभी स्कूल का हेड बॉय था। पर जिनी, हमारी जिनी का उससे क्या लेना देना था? मिसेस वीजली बोली। जिनी ने सुबकते हुए कहा, उसकी डायरी, मैं उसमें लिखती रही थी और वो पूरे साल मुझे जवाब देता रहता। मिस्टर वीजली हक्के बकते दिखते हुए बोले, जिनी, क्या मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मैं तुमसे हमेशा क्या कहता हूँ, कभी किसी सोचने वाली चीज पर विश्वास मत करना जिसके बारे में ये ना मालूम हो कि उसका दिमाग कहाँ है। तुम्हें ये डायरी मुझे या अपनी माँ को दिखानी चाहिए थी। इतनी संदिग्ध चीज, स्पष्ट रूप से इसमें काला जादू भरा है, बहुत सारा। मैं नहीं जानती डैड। मुझे ये डायरी उन किताबों के अंदर मिली थी जो मम्मी ने मुझे लाकर दी थी। मुझे लगा किसी ने वहां बस छोड़ दिया है और उसके बारे में भूल गया। डंबलडोर सख्त लहजे में बीच में बोले, मिस वीजली को सीधे अस्पताल जाना चाहिए। ये उसके लिए बहुत यातना का दौर रहा है। फिक्र मत करिए, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। उससे बड़े और ज्यादा समझदार जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से धोखा खा चुके हैं। उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाकर उसे खोला। बिस्तर पर आराम और शायद थोड़ी गर्म चॉकलेट का एक बड़ा धुआं निकालता हुआ मग। मैंने हमेशा पाया है कि इससे मेरी तो हालत सुधर जाती है। उन्होंने जिनी की तरफ दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा।
मैडम पॉम्फ्री जाग रही होंगी। वो बेजान लोगों को मंत्र कवच काढ़ा पिला रही होंगी। मुझे लगता है काल दृष्टि के शिकार किसी भी पल होश में आते होंगे। रॉन ने खुश होते हुए कहा। तो हरमाइनी आज ठीक हो जाएगी? डम्बलडोर ने कहा। ऐसा कोई नुकसान नहीं है रॉन जो आज ठीक ना हो सके। मिसेस वीजली जिनी को बाहर ले गई और मिस्टर वीजली भी उसके पीछे चले गए। वो अब भी बुरी तरह विचलित दिख रहे थे। प्रोफेसर डम्बलडोर ने कुछ सोचते हुए प्रोफेसर मैगोनेगल से कहा, देखो मिनर्वा, मैं सोचता हूँ कि इसके बाद तो अच्छा जश्न होना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि किचन में जाकर इसकी तैयारी करने की खबर दे दीजिए। ठीक है, प्रोफेसर मैगोनेगल ने फुर्ती से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। पॉटर और वीजली से निपटने की जिम्मेदारी आपको सौंपती हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर मैगोनेगल चली गई। हैरी और रॉन अनिश्चितता से डम्बलडोर को ताकते रहे। हमसे निपटने की जिम्मेदारी से प्रोफेसर मैगोनेगल का ठीक ठीक क्या मतलब था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें सजा मिलने वाली है? डम्बलडोर बोले, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने तुम दोनों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर तुमने स्कूल के नियम तोड़े तो मैं क्या करूंगा। रॉन ने दहशत से मुंह फाड़ा, जिससे पता चलता है कि अच्छे से अच्छे आदमी को भी कई बार अपने शब्द वापस लेने पड़ सकते हैं। डम्बलडोर मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों को स्कूल की सेवाओं के लिए विशेष पुरस्कार मिलेगा और मुझे देखने दो। हाँ, मैं सोचता हूँ कि तुम दोनों को गरुड़द्वार के लिए 200 पॉइंट तो कम से कम मिलने ही चाहिए। रॉन का चेहरा लॉकहार्ट के वैलेंटाइन के फूलों की तरह चमकीला गुलाबी हो गया और उसने अपना मुंह दोबारा बंद कर लिया। डम्बलडोर ने आगे कहा, पर हम में से कोई अभी भी इस खतरनाक अभियान में अपनी भूमिका के बारे में बिल्कुल खामोश है। इतने विनम्र क्यों दिख रहे हो गिल्डरॉय? हैरी चौंक गया। वो लॉकहार्ट के बारे में तो भूल ही गया था। वो पलटा और उसने देखा कि लॉकहार्ट कमरे के एक कोने में खड़ा था और अभी भी बेवजह मुस्कुरा रहा था। जब डम्बलडोर ने उसकी तरफ देखते हुए उसका नाम लिया तो लॉकहार्ट ने पीछे मुड़कर देखा कि वो किससे बात कर रहे हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर, रॉन ने तुरंत कहा। रहस्यमय तहखाने में एक दुर्घटना घट गई थी। प्रोफेसर लॉकहार्ट, क्या मैं प्रोफेसर हूँ? बहुत बढ़िया। मुझे तो लगता था कि मैं किसी लायक नहीं। रॉन ने डम्बलडोर को शांतिपूर्वक बताया, लॉकहार्ट ने हम पर याददाश्त भुलाने का मंत्र पढ़ने की कोशिश की थी, पर मेरी छड़ी ने पलटकर उन्हीं पर मंत्र मार दिया। अच्छा, डम्बलडोर ने कहा और अपना सिर हिलाया। उनकी लंबी सफेद मूंछें फड़क रही थी। अपनी ही तलवार से चोट खा गए गिल्डरॉय? तलवार? मेरे पास तलवार नहीं है, लॉकहार्ट ने सक पकाकर कहा। उस लड़के के पास है, वो आपको तलवार जरूर दे सकता है। डम्बलडोर रॉन से बोले, रॉन, क्या तुम प्रोफेसर लॉकहार्ट को अस्पताल ले जा सकते हो? मैं हैरी से अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। लॉकहार्ट टहलते हुए बाहर चला गया। दरवाजा बंद करते समय रॉन ने डम्बलडोर और हैरी की तरफ पलटकर अजीब निगाहों से देखा। डम्बलडोर आग के पास वाली कुर्सी तक पहुंचे। फिर वो बोले, बैठो हैरी। और हैरी ना जाने क्यों घबराहट महसूस करते हुए बैठ गया। हैरी, सबसे पहले तो तुम्हें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, डम्बलडोर ने कहा। उनकी आंखों में एक बार फिर चमक दिख रही थी। तुमने तहखाने में मेरे लिए सच्ची वफादारी दिखाई। इसके अलावा और कोई चीज ज्वाला को तुम तक नहीं पहुंचा सकती थी। उन्होंने ज्वाला को थपथपाया, जो अपने पंख फड़फड़ाते हुए उनके घुटने पर बैठ गया था। जब डम्बलडोर ने देखा तो हैरी अजीब तरह से मुस्कुराया। तो तुम टॉम रिडल से मिल ही लिया। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि तुमसे मिलने में उसकी सबसे ज्यादा रुचि रही होगी। हैरी को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, अचानक वो उसके मुंह से धड़धड़ाती हुई निकल गई। प्रोफेसर डम्बलडोर, रिडल ने कहा था कि मैं उसकी तरह हूँ। उसने कहा था हमारे बीच अजीब सी समानताएं हैं। क्या उसने ऐसा कहा? डम्बलडोर ने अपनी मोटी सफेद भौं के बीच नीचे से हैरी की तरफ विचारपूर्वक देखते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है हैरी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी तरह हूँ, हैरी ने अपनी उम्मीद से ज्यादा तेज आवाज में बोला। मेरा मतलब, मैं तो गरुड़द्वार में हूँ, मैं तो। पर वो खामोश हो गया। उसके मुंह में छुपी शंका दोबारा उभरने लगी। प्रोफेसर, बोलती टोपी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं नाग शक्ति में होता तो बेहतर होता। कुछ समय के लिए सब लोग यही मानने लगे थे कि नाग शक्ति का वारिस मैं हूं, क्योंकि मैं सर्प भाषा बोल सकता हूँ। तुम सर्प भाषा इसलिए बोल सकते हो हैरी? डम्बलडोर ने शांति से कहा, क्योंकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जो नाग शक्ति का आखिरी बचा हुआ वारिस है, सर्प भाषा बोलता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस रात को उसने तुम्हें निशान दिया था, उसी रात अपनी कुछ शक्तियां भी दे दी थी। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें शक्तियां देने का उसका कोई इरादा नहीं था। हैरी ने भौचक्के के दिखते हुए कहा, वोल्डेमॉर्ट ने मुझे अपनी कुछ शक्तियां दी हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। हैरी ने डम्बलडोर की तरफ हताशा से देखते हुए कहा, तब तो टोपी सही थी। मुझे नाग शक्ति में होना चाहिए। मुझ में नाग शक्ति की शक्तियां दिख गई होगी उस टोपी को, और उसने इसके बावजूद तो मैं गरुड़द्वार में डाला। डम्बलडोर ने शांति से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो हैरी।
तुम में ऐसे कई गुण हैं जिन्हें नागेश नागशक्ति ने अपने चुने हुए विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा पसंद किया था। उसकी दुर्लभ क्षमता यानी कि सर्प भाषा, चतुराई, संकल्प और माफ करना, कुछ हद तक नियम तोड़ने की आदत भी। उन्होंने आगे कहा। उनकी मूंछ एक बार फिर फड़कने लगी। इसके बाद भी बोलती टॉपी ने तुम्हें गरुड़ द्वार में डाला। क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? सोचो। क्योंकि उसने मुझे गरुड़ द्वार में इसलिए रखा क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे नागशक्ति में ना भेजे। बिल्कुल हैरी। डंबलडोर का चेहरा खुशी से फिर चमकने लगा। इसी वजह से तुम टॉम रिडल से अलग हो। हम क्या है ये हमारी योग्यताओं से नहीं, हमारे किए फैसलों से जाहिर होता है। पर हैरी अब भी अपनी कुर्सी पर स्थिर और स्तब्ध बैठा रहा। और हैरी, अगर तुम्हें इस बात का सबूत चाहिए कि तुम्हारी असली जगह गरुड़ द्वार है, तो मैं ये सुझाव देता हूँ कि तुम इसे गौर से देखो। डंबलडोर प्रोफेसर मैगोनिगल की टेबल तक पहुंचे। उस पर उन्होंने खून से सनी चांदी की तलवार उठाई और हैरी को दे दी। हैरी ने धीमे से उसे पलट कर देखा। आग की रोशनी में बड़े बड़े माणिक चमक रहे थे और फिर उसने तलवार की ब्लेड पर नीचे लिखा नाम देखा, गौरव गरुड़ द्वार। डंबलडोर ने समझाते हुए कहा, हैरी, सिर्फ एक सच्चा गरुड़ द्वार ही इस तलवार को टोपी में से निकाल सकता था। 1 मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर डंबलडोर ने प्रोफेसर मैगोनिगल की टेबल से एक ड्रॉअर खींचकर उसमें से कलम और स्याही की बोतल निकाली। अब तुम्हें जिस चीज की जरूरत है हैरी, वो ये है अच्छा भोजन और अच्छी नींद। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि सीधे नीचे जश्न में जाओ। तब तक मैं अज़्काबान में एक चिट्ठी भिजवाता हूँ। हमें हमारा चौकीदार वापस तो चाहिए और मुझे दैनिक जादूगर में छपवाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना होगा। उन्होंने सोचते हुए कहा, हमें गुप्त कलाओं से रक्षा के एक नए टीचर की जरूरत है। न जाने क्यों हमारे यहाँ कोई गुप्त कलाओं से रक्षा का नया टीचर टिक ही नहीं पाता, है ना? हैरी उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि तभी दरवाजा इतना जोर से खुला कि दीवार से टकराकर वापस लौट गया। वहां पर लूसियस मैल्फॉय खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी बांह के नीचे डॉबी खड़ा था, जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां थी। गुड इवनिंग लूसियस, डंबलडोर चहकते हुए बोले। मिस्टर मैल्फॉय जब कमरे में तेजी से घुसे तो उन्होंने हैरी को लगभग गिरा दिया। डॉबी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए अंदर आया। वो उनके चोगे के सिरे को पकड़े खड़ा था और उसके चेहरे पर दहशत का भाव था। तो लूसियस मैल्फॉय ने अपनी ठंडी नजरें डंबलडोर पर जमाते हुए कहा, आप वापस आ गए। गवर्नरों ने तो आपको बर्खास्त कर दिया था, इसके बावजूद आपने हॉगवर्ट्स लौटना बेहतर समझा। देखो लूसियस, बाकी 11 गवर्नर्स ने आज मुझसे संपर्क किया। सच कहा जाए तो एक तरह से मैं उल्लुओं के तूफान में घिर ही गया था। उन्हें जब यह पता चला कि आर्थर वीजली की बेटी की हत्या हो गई है और वो चाहते थे कि मैं अभी के अभी लौट आऊं। उनके ख्याल से इस स्थिति से निपटने के लिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ था। उन्होंने मुझे अजीब सी कहानियां सुनाई। कुछ ने तो ये तक बताया कि मेरी बर्खास्तगी के लिए उनके दस्तखत लेते समय आपने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो आप उनके परिवारों को शाप दे देंगे। मिस्टर मैल्फॉय हमेशा से ज्यादा पीले दिखने लगे, पर उनकी आंखें आक्रोश में सिकुड़ी हुई थी। तो क्या आपने हमले रुकवा दिए? क्या आपने अपराधी को पकड़ लिया? हाँ, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो वो कौन है? वही जो पिछली बार था लूसियस, पर इस बार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट किसी दूसरे के माध्यम से काम कर रहा था, इस डायरी के माध्यम से। उन्होंने छोटी काली किताब उठाई जिसके बीच में बड़ा छेद साफ दिख रहा था। फिर उन्होंने मिस्टर मैल्फॉय को गौर से देखा, पर हैरी डॉबी को देख रहा था। घरेलू जिन अजीब हरकतें कर रहा था। उसकी बड़ी आंखें हैरी को अर्थपूर्ण ढंग से देख रही थी। वो डायरी की तरफ, फिर मिस्टर मैल्फॉय की तरफ और फिर अपनी मुट्ठी से खुद के सिर पर कसकर मारता रहा था। अच्छा, मिस्टर मैल्फॉय ने धीमे से कहा। बड़ी चतुराई भरी योजना थी। वो अभी मिस्टर मैल्फॉय की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, क्योंकि अगर हैरी, मिस्टर मैल्फॉय ने हैरी पर गुस्से भरी तीखी निगाह डाली, और उसका दोस्त रॉन इस डायरी को नहीं खोजते तो जिनी वीजली पर ही सादा दोष मर जाता। कोई भी कभी ये साबित नहीं कर पाता कि उसने अपनी मर्जी से काम नहीं किया था। मिस्टर मैल्फॉय कुछ नहीं बोले। उनका चेहरा अचानक एक मुखौटे जैसा हो गया। और कल्पना करो उस स्थिति में क्या हुआ होता। वीजली परिवार हमारे सबसे प्रमुख शुद्ध खून वाले परिवारों में से एक है। जरा सोचो, अगर लोगों को पता चलता कि आर्थर वीजली की बेटी मगलुओं पर हमले कर रही है और उनकी हत्या कर रही है, तो आर्थर वीजली और उनके मगलू संरक्षण अधिनियम पर इसका क्या प्रभाव होता। यह तो बहुत अच्छा रहा कि हमें डायरी मिल गई और इससे रिडल की यादें मिट गई। अगर ऐसा नहीं होता तो जाने इसके क्या परिणाम हो सकते थे। मिस्टर मैल्फॉय ने खुद को बोलने के लिए विवश किया। यह तो बहुत अच्छा रहा, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। अभी भी डॉबी मैल्फॉय की पीठ के पीछे से इशारे कर रहा था, पहले डायली की तरफ, फिर लूसियस मैल्फॉय की तरफ और फिर अपने माथे पर हाथ से ठोक रहा था। और अचानक हैरी समझ गया। उसने डॉबी की तरफ सिर हिलाया। डॉबी खुद को सजा देने के लिए कान उमेटने लगा और पीछे एक कोने में चला गया।
मिस्टर मैल्फॉय, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि जिनी को ये डायरी कैसे मिली? हैरी ने पूछा। लूसियस मैल्फॉय मुड़कर उसकी तरफ घूमे। मुझे क्या मालूम ये डायरी उस मूर्ख लड़की तक कैसे पहुंची? आपने पहुंचाई थी, हैरी ने कहा। फ्लरिश एंड ब्लॉट्स नाम की किताबों की दुकान में आपने रूपांतरण की उसकी किताब जब उठाई थी और डायरी को उसकी कढ़ाई में डाल दिया था। उसने देखा कि मिस्टर मैल्फॉय के सफेद हाथों की मुट्ठी बार बार बंद हो रही थी और खुल रही थी। ऐसा तो साबित करके दिखाओ, उन्होंने फुफकारते हुए कहा। अरे कोई भी यह साबित नहीं कर पाएगा, डम्बलडोर बोले और हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब रही जब रिडल उस डायरी से गायब हो गया, पर लूसियस, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की स्कूल की बाकी पुरानी चीजें भविष्य में किसी तक ना पहुंचाए। अगर और कोई चीज मासूम हाथों में पहुंची तो मैं सोचता हूं कि आर्थर वीजली उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराने की पूरी व्यवस्था करना चाहेंगे। लूसियस मैल्फॉय एक पल के लिए खड़े रहे। हैरी को साफ दिख रहा था कि उनका दायां हाथ हिला, जैसे वो छड़ी निकालने को बेताब हो, पर इसके बजाय वो अपने घरेलू जिन की ओर मुड़े। चल डॉबी वापस। उन्होंने दरवाजा जोर से खोला और जब घरेलू जिन जल्दी से उनके पीछे आया तो उन्होंने उसे लात मारकर दरवाजे के बाहर कर दिया। पूरे गलियारे में डॉबी चीखते हुए गया और उसकी दर्द भरी चीख दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। हैरी एक पल के लिए ठहरा और सोचता रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया। प्रोफेसर डम्बलडोर, क्या ये डायरी मैं मिस्टर मैल्फॉय को वापस कर सकता हूँ प्लीज? क्यों नहीं हैरी, पर याद रखना तुम्हें जश्न में भी जाना है। हैरी ने डायरी उठाई और ऑफिस के बाहर दौड़ लगा दी। वो मोड़ के पास डॉबी की दर्द भरी चीखों को धीमा होते सुन सकता था। वो ये सोच रहा था कि उसकी योजना सफल होगी या नहीं। बहरहाल उसने जल्दी से एक जूता उतारा और एक गंदे मोजे को बाहर खींचते हुए डायरी उसके अंदर घुसा दी। फिर वो अंधेरे गलियारे में दौड़ पड़ा। वो सीढ़ियों के ऊपर उनके पास पहुंचा। मिस्टर मैल्फॉय, मुझे आपको कुछ वापस करना है, ये कहते हुए उसने अपना बदबूदार मोजा लूसियस मैल्फॉय के हाथ में पकड़ा दिया। क्या है? मिस्टर मैल्फॉय ने डायरी के ऊपर से मोजे को हटाया और मोजे को हवा में उछाल दिया। फिर वो गुस्से से कभी डायरी तो कभी हैरी को देखते रहे। इसके बाद मिस्टर मैल्फॉय धीमे से बोले, हैरी पॉटर, तुम्हारा भी किसी दिन वही बुरा हाल होगा जो तुम्हारे माँ बाप का हुआ था। वो भी मूर्ख थे और दूसरों के मामले में बस टांग अड़ाते थे। मैल्फॉय पलटकर चलने के लिए आगे बढ़े। चल डॉबी, खड़ा क्यों है? पर डॉबी हिला तक नहीं। उसके हाथ में हैरी का बदबूदार मोजा था और वो इसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। मालिक ने डॉबी को मोजा दिया है? घरेलू जिन ने हैरानी से कहा। मालिक ने डॉबी को मोजा दिया है? क्या क्या बात कर रहे हो? मिस्टर मैल्फॉय ने थूक उड़ाते हुए कहा। क्या कह रहे हो ये सब? डॉबी को मालिक ने कपड़े दिए, डॉबी ने अविश्वास से कहा। मालिक ने इसे फेंका और डॉबी ने पकड़ लिया। मालिक ने डॉबी को कपड़े दिए। डॉबी आजाद है। लूसियस मैल्फॉय अपनी जगह पर जमे रह गए और घरेलू जिन को घूरते रहे। फिर उन्होंने हैरी पर छलांग लगाई। तो लड़के, तुमने मुझसे मेरा गुलाम छीन लिया, और डॉबी चिल्लाया। तुम हैरी पॉटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। एक तेज धमाका हुआ और मिस्टर मैल्फॉय पीछे की तरफ फेंका गए। एक बार में 3 सीढ़ियां पार करते हुए वो मुड़ी तुड़ी हालत में नीचे जाकर फर्श पर गिरे। उठते समय उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने छड़ी निकाली पर डॉबी ने चेतावनी देते हुए लंबी उंगली उठाई। आप अब जा सकते हैं, उसने मिस्टर मैल्फॉय की तरफ उंगली हिलाते हुए गुस्से से कहा। आप हैरी पॉटर को हाथ भी नहीं लगाएंगे, अब जाइए यहां से। लूसियस मैल्फॉय के पास कोई विकल्प नहीं था। उन दोनों पर आखिरी बार कहर ढाती निगाह डालने के बाद उन्होंने अपना चोगा अपने चारों तरफ लहराया और तेज कदमों से चलते हुए ओझल हो गए। हैरी पॉटर ने डॉबी को आजाद कर दिया, घरेलू जिन ने चीखते हुए हैरी की तरफ देखा। सबसे पास वाली खिड़की से आती चांदनी उसकी गेंद जैसी गोल आंखों में चमक रही थी। हैरी पॉटर ने डॉबी को आजाद कर दिया। मैं इतना तो कर ही सकता था डॉबी, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। पर अब मुझसे एक वादा करो कि दोबारा कभी मेरी जान बचाने की कोशिश नहीं करोगे। घरेलू जिनके बदसूरत भूरे चेहरे पर अचानक एक चौड़ी दांत दिखाने वाली मुस्कान आ गई। जब डॉबी ने कांपते हाथों से हैरी का मोजा पहना तो हैरी ने कहा, डॉबी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। याद है तुमने मुझसे कहा था कि इसका तुम जानते हो कि इससे कोई लेना देना नहीं था? तो ये एक इशारा था सर, डॉबी ने कहा। उसकी आंखें फैल गई थी। जैसे ये इतना स्पष्ट इशारा था कि हैरी को ये पहली बार में समझ लेना चाहिए था। डॉबी आपको इशारा कर रहा था। शैतानी जादूगर के नाम बदलने से पहले सब लोग उसका नाम ले सकते थे। अब आपको समझ आया? हाँ, समझ आ गया, हैरी ने धीमे से कहा। बेहतर होगा मैं चलूं, जश्न हो रहा है और मेरी दोस्त हरमाइनी भी जाग गई होगी। डॉबी ने अपनी बाहें हैरी की कमर में डाली और उससे लिपट गया।
डॉबी हैरी पॉटर को जितना महान मानता था, हैरी पॉटर तो उससे भी महान निकला। अलविदा हैरी पॉटर। और एक चुटकी की आवाज के साथ डॉबी अंतर्ध्यान हो गया। हैरी कई बार हॉगवर्ट्स के जश्नों में शामिल हो चुका था, पर इस बार जैसा जश्न पहले कभी नहीं मनाया गया था। सभी अपने पजामे पहने सारी रात वहां खुशियां मनाते रहे। हैरी नहीं जानता था कि सबसे अच्छी बात कौन सी थी। जब हरमाइनी उसकी तरफ चीखती हुई आई, तुमने सुलझा दिया, तुम दोनों ने इसे सुलझा दिया। ये जब जस्टिन तेजी से मेहनतकश की टेबल से उससे हाथ मिलाने आया और बहुत देर तक माफी मांगता रहा कि उसने हैरी पर शक किया। या जब हैग्रिड रात को 3:30 बजे वापस आया और उसने हैरी और रॉन के कंधों पर इतनी जोर से शाबाशी दी कि वो लगभग अपने केक की प्लेट पर गिर गए। या जब उसके और रॉन के 400 पॉइंट के कारण गरुड़द्वार लगातार दूसरे साल हाउस कप जीत गया। या जब प्रोफेसर मैगोनिगल ने खड़े होकर सबको ये बताया कि इस उपलक्ष्य में परीक्षाएं निरस्त कर दी गई, जिस पर सिर्फ हरमाइनी बोली, अरे नहीं। या जब डम्बलडोर ने घोषणा की कि दुर्भाग्य से प्रोफेसर लॉकहार्ट अगले साल नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उन्हें जाकर अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस खबर पर खुश होकर जिन बहुत से लोगों ने तालियां बजाई, उनमें कुछ टीचर्स भी शामिल थे। शर्म की बात है, मैं तो उस आदमी को पसंद करने लगा था, रॉन ने अपनी प्लेट में एक जैम वाला केक रखते हुए कहा। स्कूल के सत्र में बचे हुए गर्मियों के दिन सूरज की चमकती धुंध में बीते। हॉगवर्ट्स एक बार फिर सामान्य हो गया था। सिर्फ कुछ छुटपुट परिवर्तन थे। गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय की क्लासें अब नहीं लगती थी। पर हमने तो वैसे भी काफी अभ्यास कर ही लिया है, रॉन ने असंतुष्ट हरमाइनी से कहा। और लूसियस मैल्फॉय को स्कूल के गवर्नर के पद से हटा दिया गया था। ड्रेको अब स्कूल में इतना इतराता नहीं फिरता था जैसे यहाँ का मालिक हो। इसके विपरीत वो चिड़चिड़ा और अप्रसन्न दिखता था। दूसरी तरफ जिनी वीजली एक बार फिर पूरी तरह खुश दिख रही थी। बहुत जल्दी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से घर वापस लौटने का समय आ गया। हैरी, रॉन, हरमाइनी, फ्रेड, जॉर्ज और जिनी एक ही कंपार्टमेंट में साथ साथ बैठे। छुट्टियां शुरू होने के बाद उन्हें जादू करने की मनाही थी, इसलिए उन आखिरी घंटों की आज़ादी का उन्होंने भरपूर आनंद लिया। उन्होंने एक्सप्लोडिंग स्नैप खेला, फ्रेड और जॉर्ज के फिलिबस्टर पटाखे चलाए और एक दूसरे को जादू से निरस्त करने का अभ्यास किया। हैरी इसमें एक्सपर्ट हो गया था। वो लोग लगभग किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंच गए थे। तभी हैरी को कोई चीज याद आई। जिनी, तुमने पर्सी को ऐसा क्या करते देख लिया था जो तो उसने तुम्हें किसी को बताने से मना किया था? ओ अच्छा, वो देखो, पर्सी की एक गर्लफ्रेंड है। फ्रेड ने जॉर्ज के सिर पर किताबों का ढेर गिरा दिया। क्या? जिनी बोली, वो चीलखात की प्रीफेक्ट पेनेलोप क्लियरवाटर। पर्सी पिछली गर्मियों भर उसी को खत भेजा जा रहा था। वो उसे स्कूल में छुप छुप के मिला करता था। एक दिन जब वो खाली क्लासरूम में एक दूसरे को किस कर रहे थे तो मैंने उन्हें देख लिया था। वो इतना परेशान हुआ जब पेनेलोप पर, तुम जानते हो, हमला हुआ। तुम उसे चिढ़ाओगे तो नहीं ना? उसने चिंता से आगे कहा। इस बारे में तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते, फ्रेड बोला, जब उसकी शक्ल से साफ लग रहा था जैसे उसका जन्मदिन कल ही आ गया हो। बिल्कुल नहीं, जॉर्ज ने की करते हुए कहा। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस धीमी हुई और रुक गई। हैरी ने कलम बाहर निकाली और चरण पत्र भी। फिर वो रॉन और हरमाइनी की तरफ मुड़ा। उसने चरण पत्र पर 2 बार कुछ लिखा, उसे 2 हिस्सों में फाड़ा और दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया। इसके बाद उसने रॉन को बताया, इसे फोन नंबर कहते हैं। पिछली गर्मियों में मैंने तुम्हारे डैडी को टेलीफोन का इस्तेमाल करना सिखा दिया था। उनसे पूछ लेना। डर्सली परिवार के घर में मुझे फोन करते रहना, ठीक है? मैं सिर्फ डडली के साथ बातें करके पूरे 2 महीने नहीं गुजार सकता, ये मुझसे नहीं होगा। जब वो ट्रेन से उतरे और जादू के बैरियर की तरफ जाती भीड़ में शामिल हो गए तो हरमाइनी बोली, तुम्हारे अंकल आंटी तो गर्व के मारे फूले नहीं समाएंगे ना जब वो सुनेंगे कि तुमने इस साल क्या किया है? गर्व? तुम पागल हो गई हो। इतने सारे मौके थे जब मैं मर सकता था और फिर भी बच गया। वो लोग तो सर के बाल नोच लेंगे कि मैं जिंदा वापस क्यों आ गया। और फिर वो मगलुओं की दुनिया में ले जाने वाले बैरियर से एक साथ बाहर निकल गए। That ends Harry Potter and the Chamber of Secrets. Thanks for listening.